बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हमने गलिवर्स ट्रैवल्स में जितने भी पॉसिबल थीम्स या क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको ब्रीफली अंडरस्टैंड करना है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल सटायर गलिवर्स ट्रैवल्स में किस तरह से पाया जाता है, यानी सियासत पर किस तरह से तंज किया गया है गलिवर्स ट्रैवल्स के ज़रिए। गलिवर्स ट्रैवल्स में क्या है, जोनाथन स्विफ्ट ने सटायर को बहुत पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल किया है। क्या करने के लिए? पॉलिटिकल और सोशल जो उस वक़्त के हालात थे, जो उस वक़्त के सियासी और माशरती हालात थे, उन पर तंज करने के लिए उसने सटायर को एज अ टूल इस्तेमाल किया। ठीक है। अब जो उसकी जर्नी है गलिवर की मुख्तलिफ फैंटास्टिकल लैंड्स में, यानी कि ऐसी जगहों पे जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, फैंटेसी है, उस तरह की लैंड्स में जो उसकी जो जर्नी है, उसका जो सफ़र है, वहाँ पर उन लोगों की शक्ल में ये फ्लॉज दिखाकर, ये प्रॉब्लम्स दिखाकर, यही दो नंबरी दिखाकर उसको एग्जैजरेट किया उसने। यानी कि ये जो फ्लॉज दिखाए उसने चारों लैंड्स में मुख्तलिफ़ तरह के लोगों में, उसको उसने एग्जैजरेट करके एक तरह से अपने उस वक़्त की जो इंग्लैंड की सोसाइटी है, उसके जो पॉलिटिकल हालात हैं, उसके जो समाजी हालात हैं, उन पर उसने तंज़ किया। मिसाल के तौर पर लिलीपुट में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है, किस बेस पर कि अंडा छोटी साइड से तोड़ना है या बड़ी साइड से तोड़ना है, और ये एक मेटाफर के तौर पर उसने इस्तेमाल किया है इंग्लैंड के पॉलिटिकल फैक्शंस दिखाने के लिए कि हमारे जो सियासी हालात हैं वो भी ऐसे ही हैं, फजूल बातों पे हम इख्तलाफ करते हैं और उन इख्तलाफ से बड़े बड़े मसले हमारे लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं। इस छोटे से डिस्प्यूट को मैग्नीफाई करते हुए स्विफ्ट ने सटायर किया है पॉलिटिकल पावर की जो स्ट्रगल है, पावर लेने की स्ट्रगल, और जो रियल लाइफ है पॉलिटिक्स की, किस तरह से वो सेंसलेस चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और उनके जो असरात होते हैं वो सोसाइटी को कितनी बुरी तरह से तबाह कर देते हैं। ये एक छोटी सी मिसाल थी कि जिस तरह उसने लिलीपुट में बिग एंडियंस और लिटिल एंडियंस के नाम पे दिखाया था कि अंडा बड़ी साइड से तोड़ना है या छोटी साइड से तोड़ना है। इंग्लैंड में भी, या बल्कि पूरी दुनिया में यही होता है, छोटे छोटे से मसाइल की बुनियाद पर सियासतदान आपस में लड़ने के चक्कर में अपनी आवाम को तबाह कर देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें बन जाता है ह्यूमन नेचर। गलिवर्स ट्रैवल्स में हमें ह्यूमन नेचर किस तरह से दिखाई जाती है। गलिवर्स ट्रैवल एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोरेशन दिखाता है हमें ह्यूमन नेचर की, और ये डुअलिटी दिखाता है कि इंसान जो है वो दोनों तरह की चीज़ें रखता है, उसमें अकल भी है और उसमें बेअकली की इंतहा भी है। वो किसी एक हद पे भी जा सकता है, वो किसी दूसरी हद पे भी जा सकता है। वो किस तरह से, जब वो रैशनल और इंटेलेक्चुअल हावेनम्स को डिस्कस करता है, और फिर जब वो बीस्टियल और इरेशनल याहूज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ये डुअलिटी दिखाता है कि ये दोनों जो सिफ्तें हैं ये इंसानी नेचर में पाई जाती हैं। और उनको डिस्कस करते हुए स्विफ्ट ने सजेस्ट किया है कि इंसान के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अकल का इस्तेमाल करे और अकल से काम लेकर अपने आप को बहुत आगे ले जाए, जैसे कि हवानम्स में उसने एग्जाम्पलीफाई किया। लेकिन उसमें ऐसी भी खसूसियात हैं, वो इतना प्रोन भी है कि वो अपनी अकल को बिल्कुल साइड पर रख के या उसकी तरह बिहेव करने लग जाए। तो इन कंट्रास्टिंग सोसाइटीज़ के ज़रिए स्विफ्ट हमें ये दिखाता है कि इंसान की नेचर क्या है। इसमें बेस क्वालिटीज़ भी हैं, इसमें नोबल क्वालिटीज़ भी हैं, और वो एक तरह से रीडर के अंदर ये क्वेश्चन रेस कर देता है कि हमने किस साइड पर जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, किस तरह से हमें गलिवर्स ट्रैवल्स में कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म का कंसेप्ट मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तवज्जो कीजिएगा। आंसर है, जोनाथन स्विफ्ट का जो गलिवर्स ट्रैवल है ये एक सटारिकल क्रिटिक है यूरोपियन कॉलोनलाइजेशन और इंपीरियलिज्म है। अब कॉलोनियलाइजेशन और इंपीरियलिज्म ये है क्या? ये कॉलोनियाँ बनाना, दूसरे मुल्कों पे अपना तसल्लुत कायम करना, अपनी जारादारी कायम रखना, जिस तरह ये इंडो पाक को जिस तरह से पहले बरे सग़ीर पर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था अंग्रेज़ों ने, और दुनिया के कितने बड़े बड़े कंट्रीज़ पर इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, फिर वहाँ की जो दौलत ये लूट लेते थे, वहाँ के लोगों को किस तरह से मैनिपुलेट करते थे। इस सारे को हम इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म के सेंस में समझते हैं। तो अब जोनाथन स्विफ्ट का जो गलिवर्स ट्रैवल है वो एक तरह से यूरोपियन कॉलोनियलाइजेशन पे या इंपीरियलिज्म पर एक सटायर है। कैसे? वो जब मुख्तलिफ़ जगहों पर सफ़र करता है गलिवर, मुख्तलिफ़ लैंड्स में जब वो उतरता है, तो वहाँ पर वो यूरोपियन बंदे के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करता है। यानी कि गलिवर जो है वो यूरोप से गया हुआ है ना, डेफिनेटली इंग्लैंड से गया हुआ है, और जिन लैंड्स में वो जाता है वो अदर लैंड्स हैं। अब वो नॉन यूरोपियन कल्चर्स रखते हैं, तो गलिवर का जो कल्चर है या वो उसकी जो नेचर है वो उन लोगों के साथ कंट्रास्ट में जब उसने दिखाई है, तो एक तरह से उसने यूरोपियन और नॉन यूरोपियन का कंट्रास्ट दिखाया। ये नावल जो है ये हाईलाइट करता है वो एरोगेंस, वो डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी जो कॉलोनियल पावर्स में होती है जब वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जब ब्रॉबडिंगनैग में ये गया था, गलिवर्स का जो साइज़ था ये बिल्कुल मिनिएचर था, बिल्कुल छोटा हो गया था। ये बताता है कि यूरोपियन जो कॉलोनियल पावर्स हैं वो दुनिया के मुकाबले में इतनी छोटी हैं
ठीक है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को क्या समझते हैं कि वो पूरी दुनिया को कनकर करने की सोच रखते हैं। ब्रॉबडिंग-नैग में गलिवर जो है वो छोटा हो गया था और जो बाकी लोग थे वो कितने बड़े बड़े थे, तो वहाँ पे उसको किसी चूहे की तरह ट्रीट किया जा रहा था। तो ये एक तरह से सटायर है कि जो यूरोप है वो दुनिया की वास्टनेस के सामने बिल्कुल इतना सा है, और लेकिन ये पूरी दुनिया को कंकर करने की सोच रखता है। तो स्विफ्ट का जो पोर्ट्रेयल है ब्रॉबडिंग-नैग में मॉरली या रैशनली सुपीरियर होना गलिवर से, तो ये एक तरह का क्रिटिक है इस चीज़ पर कि बाकी दुनिया जो है वो मॉरली एथिकली यूरोप से आगे है, और हम फिर भी उनके ऊपर अपना कब्ज़ा कायम करने की, उनकी कॉलोनीज़ बनाने की सोच रखते हैं। ब्रॉबडिंग-नैग में एक्चुअली हुआ ये था कि वहाँ का जो बादशाह था उससे गलिवर ने बात की थी कि हमारे यहाँ पर गन पाउडर बनता है, हमारे यहाँ पर हमले होते हैं, हमारे यहाँ पर इस तरह से पावर होती है, हमारे यहाँ पर इस तरह से गवर्नमेंट चलाई जाती है। तो वो बड़ा हैरान हुआ था कि यार तुम तो बड़े जालिम लोग हो, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बड़े अमन वाले लोग थे, अक्ल से, मोहब्बत से, प्यार से रहने वाले लोग थे। तो ये एक तरह से सटायर था यूरोप पे कि यूरोप इनफैक्ट खुद कितना अंदर से डिग्रेडेड है, गंदा है, कितनी छोटी सोच रखता है, और बाकी दुनिया एक तो उससे वास्ट ही बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो मॉरली भी उससे बहुत आगे है। तो यहाँ पर हमें कॉलोनियल या इंपीरियल कंसेप्ट मिलता है गलिवर्स ट्रैवल में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, आइडेंटिटी एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। किस तरह से आइडेंटिटी को या कल्चर को और कल्चर आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, उसको किस तरह से इसने डिस्कस किया है। गलिवर ट्रैवल में क्या होता है कि हम आइडेंटिटी की फ्लूइडिटी को एक्सप्लोर करते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के, किसी भी माहौल के हिसाब से अपने आप को बदल लेना, यानी कि जैसा देश वैसा भेस। और इसमें क्या मिलता है, हमें कल्चरल रिलेटिविज्म का भी कंसेप्ट मिलता है। किस तरह कि गलिवर का जो साइज़ है वो चेंज होता रहता है, वो अडाप्ट करता रहता है मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के हिसाब से। जब वो पहली लैंड में गया लिलीपुट में, वहाँ पे उसका साइज़ उसका वो कुछ और है, ब्रॉबडिंग-नैग में कुछ और है, हवाईनम्स के साथ जब वो है तो वो कुछ और है, वो दूसरे लैंड पे गया तो वो कुछ और है। तो ये जो उसका चेंजिंग साइज़ है और ये अडेप्टेबिलिटी है, ये यहाँ पर हमें किस चीज़ का कंसेप्ट देता है, आइडेंटिटी एंड कल्चरल रिलेटिविज्म का। गलिवर की जो आइडेंटिटी है वो फिक्स नहीं है, बल्कि वो तब्दील होती रहती है। वो सोसाइटी, जिन सोसाइटीज़ में वो जाता है उनके कस्टम्स और नॉर्म्स के हिसाब से वो अपने आप को तब्दील कर लेता है। तो इसकी जो शिफ्टिंग साइज़ है ये सिंबलाइज करता है चेंजिंग कल्चर के पर्सपेक्टिव को, ये हाईलाइट करते हुए कि आइडेंटिटी जो है इंसान की पर्सनल नहीं होती, बल्कि वो उसके सराउंडिंग्स पे डिपेंड करती है, उसके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि कल्चरल रिलेटिविज्म पाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि इंसान परसीव करता है, डिफ़ाइन करता है अपने आप को और दूसरों को कल्चर की बेस पे, कॉन्टेक्स्ट की बेस पे, आसपास जैसा हालात होते हैं उस हिसाब से वो अपने आप को और लोगों को समझता है। कोई यूनिवर्सल या फिक्स आइडेंटिटी किसी की नहीं होती। आज आप किसी के हालात बदल दो, किसी की जगह बदल दो, वो इंसान काफ़ी अपने आप में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट हमें किस तरह से मिलता है इसमें। तो मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है गलिवर्स ट्रैवल्स में, और इसमें हमें ह्यूमर भी मिलता है। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये ह्यूमर भी क्रिएट करती है और कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करती है, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। थ्रू आउट द नॉवल गलिवर का जो इनकाउंटर हुआ है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, मुख्तलिफ कस्टम्स में, मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यूज़ में, मुख्तलिफ लोगों के साथ हुआ है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं कम्युनिकेशन स्टाइल में, ये बड़ी कॉमेडिक सिचुएशन बना देते थे। क्या होता था कि कभी गलिवर को उनकी समझ नहीं आ रही है लोगों की, कभी लोगों को उनकी समझ नहीं आ रही है। मिसाल के तौर पर जब लपूटियंस जो है उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, या हवाईनम्स जो हैं वो जिस तरह से उसकी याहू नेचर जो थी गलिवर की, उसको वो डिसअप्रूव करते हैं, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाया क्योंकि लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर्स थे वहाँ पे। तो ये जो मिसकंसेप्शंस हैं ये सटारिकल कमेंट्री भी हैं कि चैलेंजेस जो होते हैं क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन के, वो कैसे होते हैं जब दो मुख्तलिफ कल्चर के लोग आपस में मिलते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ आपस में मिलती हैं, तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, और ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो इन बैरियर्स की वजह से कितना अब्सर्ड और अजीब हो जाता है। इस पर एक तरह से बड़ी खुल के बात की गई है। आगे आ जाता है साइंस एंड रैशनैलिटी। साइंस और रैशनैलिटी को किस तरह से उसने बयान किया है। जोनाथन स्विफ्ट का जो गलिवर ट्रैवल है ये एक बहुत ज़बरदस्त क्रिटिक है। किस चीज़ पर, इनलाइटनमेंट इरा के जो टाइम में क्या होता था कि रीज़न और साइंस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, लेकिन वो क्या कर रहा है यहाँ पर स्विफ्ट के, वो सटायर कर रहा है कि थ्रू आउट द नावल उसने मुख्तलिफ सूडो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, सूडो यानी कि नकली साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और अब्सर्ड थ्योरीज हमारे सामने दिखाई हैं लपूटा के लैंड में जब वो गया था। और जब वो ये बात करता है तो वो इस चीज़ पर एक तरह से मजाक उड़ा रहा होता है कि जिस तरह से एक्सेसिव या इम्प्रैक्टिकल नॉलेज जिस तरह से हासिल किया जा रहा है एनलाइटनमेंट इरा में, इस पर वो मजाक उड़ा रहा है। मिसाल के तौर पर लपूटियंस की ऑब्सेशन जो है मैथमेटिक्स के साथ वो बिल्कुल अजीब है, और ये उनको प्रैक्टिकल कंसर्न से दूर कर देती है, और ये एक तरह से सटायर करती है उनकी
इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पर जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं कि आप दुनिया से अकली तौर पर दूर हो गए, आप फजूल कामों में पड़ गए। और जो उनका प्रोजेक्ट था कि उन्होंने सनलाइट निकालनी है क्यूकम्बर से, ये भी एक और एग्जांपल है। ये एब्सर्डिटी बता रही है कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो कितना इम्प्रैक्टिकल और अनमीनिंगफुल हो गया है। स्विफ्ट ये बातें करके ये कहता है कि जो ब्लाइंड परसूट है नॉलेज का, अक्ल को बंद करके अंधे होके किसी भी नॉलेज के पीछे चले जाना, ये आपको रीज़न से और जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उनसे दूर कर देगा। तो उसने एक तरह से हमें वार्न किया है कि हमें इस चीज़ पर संभल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट पर है। गलीवर्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट में क्या होता है? गलीवर्स का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन से गुजरता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ट्रैवल में वो एक प्राउड और ऐसा ट्रैवलर है जो कि इंसान की नोबिलिटी पर बिलीव करता है। और जब उसकी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ से वो इनकाउंटर होता है, वो उनकी फ्लॉज देखता है, वो उनकी हिपोक्रेसी देखता है, तो फिर वो डिसइल्यूजनमेंट उसमें आ जाती है, यानी कि उसकी आंखों से पर्दा हट जाता है जो इंसानियत को लेके था। तो उसका जो एटीट्यूड है इंसानियत को लेके वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है। और ये जोनाथन स्विफ्ट की क्रिटिसिज्म पर बेस करता है कि वो इंसान की फॉली, इंसान के जो अंदर के फ्लॉज हैं, उसकी जो बेवकूफ़ी और उसकी इनकन्सिस्टेंसी, उसका जो गैर मुस्तकिल मिजाजीपन है कि वो एक सोच पर, एक चीज़ पर कायम नहीं रहता, या उस पर एक से टायर है। फिर जो गलीवर का जो एक्सपीरियंस है वो उसको यहाँ तक पहुँचा देता है कि वो इंसानों से दूर हो जाता है और उसको सिर्फ हॉर्सेस की कंपनी अच्छी लगती है। तो ये जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है ये उसको माइज़ेंथ्रोप बना देती है, यानी कि इंसानों से नफरत करने वाला बना देती है। माइज़ेंथ्रोपी पे अलग से मेरा एक लेक्चर अपलोडेड, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, रिलीजन एंड मोरालिटी। तो ये बहुत ऐसे थीम्स हैं जो बार बार गलीवर्स ट्रैवल में डिस्कस हुए हैं। स्विफ्ट ने इन थीम्स को इस्तेमाल किया है सोसाइटी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर सटायर करने के लिए। मिसाल के तौर पर लपूटा के लैंड्स में लपूटियंस की जो ऑब्सेशन है कि फजूल मैथमेटिक्स में वो पढ़े हैं और वो प्रैक्टिकल मैटर्स को भूल गए हैं, और वो जो उनकी इंटेलेक्चुअल डिटैचमेंट है मोरल या एथिकल वर्ल्ड से, वो उस पर एक तरह से सटायर है। फिर क्या होता है कि हावेनम्स का जो रैशनल और मोरली अपराइट सोसाइटी है, बहुत वो सही है, अकल को, मोरालिटी को सामने रखते हैं, वो एक कंट्रास्ट पेश करती है। यूरोपियन सोसाइटी जो गलीवर ने बताई है वहाँ पर उसके वो किस तरह से करप्ट है, हिपोक्रिटिकल है। जब हावेनम्स के सरदार से वो बात कर रहा होता है गलीवर, तो वो अपनी सोसाइटी की बात करता है। तो ये एक तरह से कंट्रास्ट बता के स्विफ्ट ने सटायर किया है यूरोपियन सोसाइटी पर। फिर स्विफ्ट इस्तेमाल करता है रिलीजन और मोरालिटी को नॉवल में किस तरह से कि वो हाईलाइट करता है फ्लॉज और कॉन्ट्रडिक्शंस जो भी उसने देखे हैं यूरोपियन कल्चर में और सोसाइटी में, ताकि वो बता सके कि अगर आप नेकी को इस्तेमाल करते हैं तो आप मॉडल्स ऑफ बिहेवियर में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इन चीज़ों को छोड़ के दूसरी तरफ जाएंगे तो फिर आपका वही हाल होगा जो यहाँ पर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में उसने दिखाया है। यूटोपिया और डिस्टोपिया। यूटोपिया कहते हैं ऐसी दुनिया को जो कि परफेक्ट है, और डिस्टोपिया ऐसी दुनिया को कहते हैं जो कि बिल्कुल ही बुरी है। तो गलीवर्स ट्रैवल जो है ये मुख्तलिफ लैंड्स को दिखाता है, मुख्तलिफ विजन्स बताता है यूटोपिया के और डिस्टोपिया के। एक जो नोटेबल एग्जांपल है वो हावेनम्स की लैंड है, जहाँ पर अक्ल, नेकी, हारमनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वो एक यूटोपियन सोसाइटी का नमूना पेश करती है। और कंट्रास्ट में जब वो याहूस को दिखाता है कि वो किस तरह से बीस्टियल हैं, गलत हैं, गंदे हैं, ठीक है, वो एक डिस्टोपियन एग्जिस्टेंस को प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कंट्रास्टिंग सोसाइटीज़ दिखाई हैं जोनाथन स्विफ्ट ने, ये उसकी कमेंट्री है कि इंसान में, सोसाइटीज़ में बहुत बहुत दोनों पोटेंशियल होते हैं कि वो आइडियल भी बन सकते हैं और वो गलत भी बन सकते हैं। तो ये जो नावल है ये रीडर को इन्वाइट करता है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस देखें मुख्तलिफ सोशल स्ट्रक्चर्स के, और समझे कि रीज़न और मोरालिटी की क्या अहमियत होती है किसी भी दुनिया को यूटोपियन या डिस्टोपियन बनाने में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है रेलिवेंस। किस तरह से गलीवर्स ट्रैवल को हम रिलेट कर सकते हैं आज की दुनिया से? तो इसके जो थीम्स हैं, जो कमेंट्री है, सोशल कमेंट्री जो इसमें बताई गई है, वो रिमार्केबली रेलिवेंट है, यानी कि आप इसको काबिल ज़िक्र तौर पर रेलिवेंट कह सकते हो आज की सोसाइटी से, आज की पॉलिटिक्स से। स्विफ्ट का जो सटायर है पॉलिटिकल डिवाइसिवनेस पे, इरेशनलिटी पे, और जो इंपीरियलिज्म की जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है वो आज भी हमें दिखती है। मॉडर्न इरा में भी यही कुछ पाया जाता है। ये नॉवल एक्सप्लोर करता है ह्यूमन नेचर को, मोरालिटी को, कॉन्सिक्वेंसेस को, ऐसे एम्बिशंस के जिनका कोई मतलब सर पैर ही नहीं है। तो इससे जो हमें लेसन्स मिलते हैं ये आज भी हमारे कंटेम्प्रेरी जो हमारी वर्ल्ड है उसमें भी चीज़ें ये पाई जाती हैं और इसमें ये इश्यूज़ पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे इट कैन बी अप्लाइड टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल पोलराइजेशन। आज भी सियासत के नाम पर जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ हो रही हैं, पोलराइजेशन हो रही है, और जो आजकल ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एथिकल चैलेंजेस हैं, ये साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से जितने एथिकली हम दूर हो गए हैं, ये सारी चीज़ें आज भी हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम नावल से रिलेट कर सकते हैं। गलीवर्स ट्रैवल जो है वो टाइमलेस वर्क है, और जो कि इनकरेज करता है फ्लॉज और कॉम्प्लेक्सिटी ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन नेचर की।
इस तरह से ये इस नावल को रेलिवेंट बना देता है जनरेशन्स टू जनरेशन्स। अपनी इनिशियल पब्लिकेशन के बाद भी जनरेशन टू जनरेशन ये जो है ना रेलिवेंट है। तो ये जो डिटेल आंसर है ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन है हर क्वेश्चन की, हर थीम की जो गलिवर्स ट्रैवल में पाया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ समझ ना आए हो तो पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।